दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद केवट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो लोग एनपीएस में रिक्रूट हुए हैं, भर्ती हुए हैं रेलवे में, उन लोगों के लिए जब वो इनिशियल में भर्ती होते हैं उससे लेकर उनका एनपीएस का जो कैलकुलेशन बनता है वो किस बेस पे और कितना बनता है, तो उसके बारे में एक ये वीडियो है जिसमें कि उसका एट द रेट एट सुपर एनुएशन के समय, रिटायरमेंट के समय उनका कितना कॉर्पस बनेगा वो सारा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एक हाइपोथेटिकली अपन समझ लेते हैं इस वीडियो को कि एनपीएस क्या है। तो एनपीएस में दोस्तों जो है 10% एम्प्लॉय का कटिंग होता है और वहीं 14% जो है एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट जमा करती है उसका बेसिक का प्लस डीए का 10% एम्प्लॉय का कटिंग होता है। तो उसी और बेसिक और डीए के 14% गवर्नमेंट जमा कॉर्पस में जमा करती है। तो इस तरह एक दोनों का अमाउंट ऐड होकर जो है अपने एनपीएस के अकाउंट में जमा होता है। तो इस अकाउंट में दोस्तों ये एक्सेल शीट पे जो बनाया हुआ है, इस एक्सेल शीट में आप अमाउंट भरेंगे तो उसमें आपको जो है आपका कॉर्पस कितना जमा हुआ ये पता चल जाएगा। तो ये देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर समझ लेते हैं, अगर मान लो आपकी एज 25 साल की है, ठीक है, या फिर समझ लेते हैं मान लो आपकी एज आप 26 ईयर की एज में आपका जॉब लगा है, ठीक है, और अब आपकी एज आप रिटायरमेंट की एज रहेगी 60 ईयर, 60 साल की एज में आप रिटायर हो रहे हैं। स्टार्टिंग में आपका कॉर्पस कुछ भी नहीं है, मतलब आपने कोई भी फंड जमा नहीं किया, स्टार्टिंग इनिशियल हो रहा है। अब दोस्तों मंथली इनकम जो है 6-7 हज़ार रुपये मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि आज एक नॉर्मल जो एम्प्लॉय जो इनिशियल स्टेज पे जो भर्ती होता है उसका बेसिक कम से कम 18 हज़ार रहता है और उसके बाद से 31% डीए आ जाएगा, तो हो जाएगा ये मिला कर करीब 24-25 हज़ार। और उस हिसाब से उसका अगर मैंने 25 हज़ार का अगर 25% पकड़ते हैं 24%, तो ये आ जाता है करीब करीब 7 हज़ार रुपये ना, मतलब 25 हज़ार का 7 हज़ार रुपये। तो ये 7 हज़ार रुपये जो है इसको आप अगर मान लो या आपका बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा है या करीब करीब 30 हज़ार तक बेसिक और डीए जाता है, तो उस कंडीशन में रहेगा कि आपका 30 हज़ार का 24% मतलब 24 या 72, 7,200 रुपये बनता है। तो इसको मोटा मोटा 7 हज़ार पकड़ लेते हैं, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें मैंने 7 हज़ार लिया है इनिशियल में। 7 हज़ार के हिसाब से एनुअल आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 84,000। जब 84,000 एनुअल कंट्रीब्यूशन हो गया उसके बाद एनुअल इंक्रीजिंग 8% दोस्तों मैंने इसलिए पकड़ा है कि करीब करीब 3% तो आपका एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। उसके बाद में 2% या 2.5% कभी 2 या कभी 3 इस तरह से अगर डीए पकड़ लेते हैं तो 5 और 3 8% इस प्रकार से आपका एनुअल इंक्रीज हो जाता है लगभग बेसिक में। तो इसलिए मैंने 8% लिया है इसको। नेक्स्ट ले लेते हैं इक्विटी में आपका 60%। जब इनिशियल में आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो इनिशियल में 60% होता है। ये इसका रेशियो चेंज होते रहता है आपकी अकॉर्डिंग टू एज। 30% डेप्ट गवर्नमेंट बॉन्ड में जाता है और 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाता है। इसका रेशियो लगभग एज पर एज चेंज होता रहता है। जब आप रिटायर होते हैं तब ये करीब करीब ये 80% सॉरी ये 10% हो जाता है और ये दोनों मिलाकर 90% हो जाते हैं। और ये जो इनका रिटर्न अभी तक का जो रिटर्न आया दोस्तों ये 11% आया है इक्विटी का, 7% और 7% ये आता है गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड का। तो ये वो सेम अमाउंट यही लिया है मैंने। इस प्रकार अगर देखा जाए तो टोटल रिटर्न हो जाता है 9.4% अभी तक का। जो आप अगर पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो अभी तक का 9.10% ये, जबकि कभी कभी किसी किसी साल 10 से भी ऊपर जाता है, 10.5 तक भी जाता है। तो मैं इसको एक एवरेज मान लेता हूँ मिनिमम की 9.4%, जो कि पीएफ के रेट से ज़्यादा है। अब लमसम विड्रॉल आप जब रिटायर होंगे तब आपका कॉर्पोरेट जो बनेगा उसका 60% आप विड्रॉ करा लेंगे जो कि टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद में जो एन्युटी परचेज की जाएगी वो रहेगा 40%। तो ये 40% की जो एन्युटी खरीदेंगे मतलब वो आपका पैसा पेंशन अकाउंट में ही जमा रहेगा। और जब आप उसमें से अमाउंट मतलब जमा रहने के कारण ये पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे। और उस जमा अमाउंट में से ये 7% के हिसाब से आपका एन्युटी का रेट रहेगा, जो कि 5 से 7 8% भी कोई को देते हैं। तो इस तरह मैंने 7% लिया इसमें। तो इस तरह दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा जो आपने इन्वेस्ट किया है 1,44,74,612 रुपये।
वहीं आप 60 की एज में जब आ जाते हैं, तो 60 की आप एज में आ जाते हैं, तो आपका ये जो कॉर्पस हो जाता है, ये जो आपको मिलना चाहिए वो हो जाता है 5,52,75,282 रुपये। और जो टैक्स फ्री विड्रॉल रहेगा, टोटल जमा हो जाता है इतना। और ये अमाउंट अवेलेबल फॉर टैक्स फ्री विड्रॉल जब आप विड्रॉ कराएंगे उसमें से 60%, तो वो 3,31,65,179 आपको विड्रॉल एज ए के रूप में आपको मिल जाता है। वहीं आपका 2,21,10,113 रुपये ये आपका जो है आपके पेंशन अकाउंट पेंशन में जमा होता है। इस पैसे को आप चाहें तो इसमें जो पेंशन की स्कीम है उसके अनुसार इसमें से भी कुछ पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली वाइज आप ले सकते हैं। और अदरवाइज़ जब तक आप हैं तब तक आपको ये इतनी पेंशन मिलती रहेगी। जब किसी कंडीशन में आपकी डेथ हो जाती है तो ये पूरा का पूरा पैसा आपका जो नॉमिनी है उसके नाम पे हो जाता है। और अगर मान लो नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है, मतलब मिसेस भी अगर नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा पैसा बच्चों को मिल जाता है। तो इस प्रकार ये एक आप ही की संपत्ति है, आप ही का मतलब ये एक अमाउंट है जो आपके फ्यूचर के लिए सेफ है। आप चाहें तो इसमें से भी कुछ पैसा मंथली वाइज ले सकते हैं, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, उसके हिसाब से आप ये पैसा ले सकती हैं। बस ये है कि ये पैसा आपका टैक्सेबल रहेगा, आप जिस टैक्स स्लैब में आएंगे उसके अनुसार आपको ये पैसा मिलेगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं दोस्तों कि अगर आप ये पूरा का पूरा पैसा एट द टाइम आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो आप ये पूरा का पूरा पैसा भी एट द टाइम आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, बशर्ते आपको इतने पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी का जो अमाउंट रहेगा उस पर टैक्स लगेगा। और इसमें अगर आप कुछ और ऑप्शन देखना चाहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा जो पैसा है, अगर मैं रिटायरमेंट के समय शेयर मार्केट डाउन रहा, मार्केट में रेट कम रहा, कुछ रहा, और मैं तो उस समय मुझे विड्रॉ कराना पड़ेगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो इसमें ये भी ऑप्शन होता है दोस्तों कि अगर आप चाहें तो आप ये पूरे अमाउंट को, मतलब जो रिटायरमेंट के समय मिलने वाला अमाउंट है, इसको आप पूरे के पूरे अमाउंट को डिफर मतलब कर सकते हो कि मैं उसको बाद में लूँगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद में भी आप उस अमाउंट को लेने के लिए अपना विलिंगनेस दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको उसी समय लेना पड़ेगा, आप मार्केट कंडीशन देख के आप ले सकते हैं। बस यही है कि जो कंडीशन है 60 और 40% की, वो आपको जब भी आप विड्रॉ कराएंगे तो आपको फॉलो करना पड़ेगी। आप चाहें तो इस पूरे के पूरे अमाउंट के अनुसार आपको पेंशन मिलती रहेगी। अगर आप चाहें तो इसमें से, या फिर इसमें से सिर्फ 20% या 30% निकलवाएं, बाकी 60% रहने दें, आपके अनुसार आप इसमें अमाउंट ये रख सकते हो और उसी के अनुसार आपका जो है इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और उसके अनुसार आपकी पेंशन बनेगी। तो ये था दोस्तों मेरा एनपीएस को समझाने का, मेरा मकसद एनपीएस के बारे में थोड़ा सा क्लियर करने का, कि इस हिसाब से जो एम्प्लॉई एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उनको ये अमाउंट के अनुसार पेमेंट उनका जो है फाइनल डिसबर्समेंट जो आपका रिटायरमेंट के समय मिलेगा वो इस प्रकार से होगा। आप इस फिगर में अगर आप सब कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके चेंज के अनुसार भी ये फिगर चेंज होती चली जाएगी। मान लो आप यहाँ पर आपका सीधा अमाउंट 8,000 डिडक्शन हो रहा है महीने का, तो इस हिसाब से देखिए 8,000 के हिसाब से 96,000, और इसी हिसाब से अकॉर्डिंग ये आपका पूरा का पूरा ये फिगर चेंज हो गया है। तो ये था दोस्तों मेरा एक समझाने का मतलब कि एनपीएस में आपको कितना अमाउंट मिलेगा जब आप रिटायर होंगे, और कितना अमाउंट आपका एन्युटी में जाएगा, और कितना अमाउंट आपको एट ए टाइम आप टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसमें इस स्कीम में दोस्तों काफ़ी अगर मान लो आप पूरी सर्विस करते हैं 60 ईयर की एज तक, तो आपको अमाउंट काफ़ी अच्छा बन जाता है। और जो रिटर्न भी मिलता है इसका करीब 9 से 10% के बीच में एवरेज रिटर्न है, तो ये रिटर्न भी काफ़ी अमाउंट हो जाता है। और एक चीज़ और इसमें ये समझ लेना दोस्तों कि अगर आप ये एलोकेशन को अगर आप ऑप्शनल रखते हो या अपनी चॉइस के अनुसार रखते हो, और आपको ये 60%, 30% और 10%, इसमें आप अगर मतलब अपने हिसाब से रखना चाहते हो कि इसमें 80%, इसमें 10%, इसमें 10%, तो वो भी आप ऑप्शन भर के कर सकते हो ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए। बस अब ये आपके लिए रिस्की हो जाएगा। अगर आपको इक्विटी में पूरा पैसा डालना है तो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की है कि इक्विटी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है। इनमें कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें जो रेट रहता है कम रहता है, लेकिन ये लगभग फिक्स ही रहेगा 7 या 8%। तो ये एक सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट ने शुरू में, जब आप इनिशियल में आप मतलब उसके सब्सक्राइबर बनते हैं तो ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये परसेंटेज चेंज होते जाता है, और लास्ट में जब आप रिटायर होते हैं तो उस कंडीशन में ये करीब 10% के समथिंग आ जाता है, बाकी ये जो दोनों मिला के 90%। तो इस तरह आपकी रिस्क रिटायरमेंट के समय रिस्क कम कर देते हैं, और उस कंडीशन में आपको बेनिफिट, ताकि आपको रिस्क ज़्यादा ना रहे, आपको कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह दोस्तों ये था मेरा वीडियो एनपीएस के बारे में। एनपीएस अमाउंट के साथ साथ आपको जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो मिलती है वो मिलता है, लीव इनकेसमेंट मिलता है,
CGIS का पैसा मिलता है, और इस प्रकार से जो दूसरे अदर अमाउंट मतलब बेनिफिट्स हैं जो कि एक ओल्ड पेंशन स्कीम के एम्प्लॉय को मिलता है। तो मेरा वीडियो इस NPS के बारे में। तो आई होप कि आपको जो NPS में अगर हम कुछ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही होगी या कोई कैलकुलेशन करना आप चाह रहे होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह कैलकुलेशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसी तरह अपने फ्यूचर के बारे में जानकारी रखिए, क्या आपका फ्यूचर है, किस में आपको बेनिफिट है, किस में नुकसान है। इस तरह ये NPS के बारे में था, मैं ये नहीं कहूँगा कि NPS अच्छा है या OPS अच्छा है, ये कैलकुलेशन आप खुद देख लीजिए। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम वाले एम्प्लॉय को कितना अमाउंट जब वो रिटायर होता है तो उसको कितना कितना अमाउंट मिलता है। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।